नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी के एक और क्लास लेकर। देखिए, हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हमने थोर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हल का सिद्धांत। तो देखिए, डिटेल में उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो क्लार्क एल हल का सिद्धांत है, ये क्या है? इसका नाम है प्रणोदन न्यूनता सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का जो नाम है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रणोदन का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु को धकेलना, आगे की ओर धकेलना, या फिर कहे क्या देना, गति प्रदान करना, या फिर कहे उसको प्रेरित करना। तो प्रणोदन का अर्थ है किसी भी वस्तु को गति प्रदान करना, उसको प्रेरित करना, उसको आगे की ओर धकेलना। न्यूनता का अर्थ होता है कमी होना। तो देखिए, जो हल का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? शारीरिक आवश्यकता पर आधारित ये सिद्धांत है। तो देखिए, शरीर में जब किसी चीज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मानकर चलिए भोजन की कमी, पानी की कमी, तो ये जो कमी है ये क्या उत्पन्न करती है? शरीर में एक चालक उत्पन्न करती है। चालक कहे, ड्राइव कहे, प्रेरक कहे, ये जो चालक है ये क्या करता है कि हमें जो है गति प्रदान करता है, प्रेरित करता है, आगे की ओर धकेलता है। क्या करने के लिए? इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम क्रिया करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमें गति प्रदान कर रहा है। और जब ये हमें प्राप्त हो जाते हैं, भोजन पानी ये प्राप्त हो गए, तो हमें क्या मिला? पुनर्बलन प्राप्त होता है। और इसीलिए हम इस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हल के सिद्धांत का नाम है प्रणोदन न्यूनता सिद्धांत, या फिर कहे पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में छात्र के व्यवहार, तनाव और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक आधार है। छात्रों के व्यवहार को, उसके तनाव और सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस सिद्धांत की, कि इस सिद्धांत का उद्गम कब हुआ, वैज्ञानिक आधार क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था क्लार्क एल हल ने। कब दिया था? 1943 में, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा। इन्होंने जो ये सिद्धांत है अधिगम का, प्रसिद्ध पुनर्बलन या प्रणोदन न्यूनता सिद्धांत, इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया था। कब? 1943 में। इसका जो आधार है क्या है? यह सिद्धांत विशुद्ध रूप से किस पर? व्यवहारवाद पर और गणितीय निगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, गणितीय निगमनात्मक प्रणाली क्या है? कि इसमें जो है परिभाषाओं या फिर कहे अनुमानित जो नियम है उन पर क्या किया जाता है? नए जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नई विचार, नई खोज की जाती है, नए जो है निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। किस पर? परिभाषाओं पर, अनुमानित नियमों पर आधारित नए विचार, नई खोज, नए निष्कर्ष इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हल का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है, गणितीय निगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। मूल मंत्र क्या है इसका? कि सीखने का मुख्य आधार शारीरिक जैविक आवश्यकता और उससे उत्पन्न होने वाला तनाव या चालक है, जिसे कम करने के लिए प्राणी क्या करता है? क्रिया करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने जो मुख्य आधार है वो किसको माना है? शारीरिक या जैविक आवश्यकता को, क्योंकि शरीर की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करने के लिए क्या करता है? प्राणी क्रिया करता है। ये जो शरीर की आवश्यकता है, जब शरीर में किसी भी चीज की कमी होती है तो वो क्या करती है? तनाव उत्पन्न करती है। कमी होने से क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। चालक इसको हम कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। और इसी के कारण क्या करता है? व्यक्ति जो है क्रिया करता है, प्राणी क्रिया करता है। और जब वो जो प्राप्त हो जाता है उसको
अपने शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर लेता है, तो उससे क्या मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है। और फिर वो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराता है और इसी के द्वारा उसका क्या होता है, सीखना हो जाता है, सीखना होता है। और इसी के कारण, सीखने के कारण ही उसमें क्या हो जाता है, आदत निर्माण। आदत का निर्माण हो जाता है। जब आप किसी प्रक्रिया को रेगुलर दोहराएंगे, नित्य प्रतिदिन उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपके आदत में आ जाएगा। आदत का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो देखिए आगे देखते हैं। व्यवहार के 5 जो है चरणीय चक्र इन्होंने बताए थे। सबसे पहले क्या है, आवश्यकता। शरीर में जो है आवश्यकता उत्पन्न होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। शरीर में किसी जैविक तत्व की कमी, जैसे कि भोजन या पानी। जब शरीर में भोजन या पानी की कमी होगी तो क्या होगा, चालक या प्रणोदन या ड्राइव उत्पन्न होगी। आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाला आंतरिक तनाव या शारीरिक उत्तेजना, इसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, प्रणोदन कहेंगे, ड्राइव कहेंगे। इसके बाद व्यक्ति क्या करता है, जब चालक उत्पन्न होता है तो क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है। तनाव को कम करने के लिए की गई गतिविधि, जो तनाव को उत्पन्न करने के लिए प्राणी कोई भी गतिविधि करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया, अनुक्रिया कहते हैं। बाद में अनुक्रिया के दौरान जब वो अपने जो है शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो क्या होता है कि उसको जो है पुनर्बलन प्राप्त होता है। तनाव की जब समाप्त हो जाता है, तनाव जब उसने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया है, भोजन उसने प्राप्त कर लिया है, पानी उसको मिल गया है, तो अब क्या होगा, तनाव में कमी आएगी, तनाव जो है दूर हो जाएगा और उसको क्या मिलेगा, इससे पुनर्बलन मिलेगा। आवश्यकता पूरी होने पर चालक या तनाव कम होना, इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। 5वां है इनका आदत निर्माण। तो देखिए बार बार पुनर्बलन मिलने से क्या होता है कि जो उद्दीपक है और अनुक्रिया, उसके बीच जो संबंध है, जो बॉन्ड है, वो कैसा बनता है, मजबूत होना। उसी को हम कहेंगे आदत निर्माण होना। तो देखिए जब बार बार व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन के रूप में भोजन, पानी को प्राप्त करता है, तो जो भोजन और पानी है और उसके द्वारा जो व्यक्ति के द्वारा की गई अनुक्रिया है, उनके बीच में एक संबंध बनता है, बॉन्ड बनता है और वो क्या करता है, आदत का निर्माण करता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, व्यवहार के कितने चरण इन्होंने बताए थे, 5 चरण। सबसे पहले क्या आएगी, आवश्यकता। उसके बाद व्यक्ति के अंदर चालक पैदा होगा। चालक पैदा होने के बाद जो है व्यक्ति क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद जो है व्यक्ति को पुनर्बलन प्राप्त होगा और पुनर्बलन होने से व्यक्ति में आदत का निर्माण होगा। तो ये 5 चरण याद रखिएगा, इनके क्रम को याद रखिएगा। तो देखिए प्रयोगशाला से कक्षा तक इस सिद्धांत का जो है उपयोग कैसे किया गया, कैसे ये प्रयोगशाला से कक्षा तक पहुंचा। हल का जो सिद्धांत है वो एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षक का क्या है, एक टूल किट है जिसका उपयोग शिक्षक जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें करता है। तो देखिए सबसे पहले कब जो है बालकों को प्राकृतिक आवश्यकताओं से जोड़ना है ये सिखाता है। कब छात्रों में जो है चालक पैदा करना है, छात्रों में चालक कब उत्पन्न करना है, प्रेरक कब पैदा करना है, शिक्षक को ये बताता है। कब जो है अत्यधिक तनाव को कम करना है और कब सही क्रिया पर पुनर्बलन देना है, पुरस्कार देना है, शाबाशी देनी है, बालक की तारीफ करनी है, ये सब सिखाता है शिक्षक को। कौन, हल का सिद्धांत। तो देखिए शैक्षिक अनुप्रयोग देखेंगे कि विद्यार्थियों की प्रेरणा जगाना, यानी कि विद्यार्थियों के अंदर क्या जगाना, प्रेरणा उत्पन्न करना या फिर कहे चालक उत्पन्न करना। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले कि छात्रों में कुछ सीखने की आंतरिक इच्छा या आवश्यकता पैदा करना। तो देखिए कोई भी हम क्रिया करते हैं वो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आवश्यकता, नीड पैदा करनी है, उसके अंदर आंतरिक इच्छा उत्पन्न करनी है। एक उदाहरण हम देखेंगे कि एक विज्ञान का जो शिक्षक है और वो क्या पढ़ाता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको पढ़ाना है।
तो वो क्या करेगा, सीधे ही गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ाता, वे क्या करते हैं कि एक गेंद को हवा में उछालता है और पूछता है कि यह गेंद नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो देखिए शिक्षक जो है बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न कर रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है इस प्रकार का व्यवहार करके। अगर बालक को सीधे ही वो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाने लग जाते तो बालक जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, रुचि नहीं दिखाता। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा, रुचि उत्पन्न करना। परिणाम क्या निकल कर आएगा कि यह सवाल बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और जानने की क्या करता है, बेचैनी, यानी कि उसके अंदर ड्राइव पैदा कर देता है और वे पाठ को ध्यान से सीखने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं। तो जरूरी क्या है, बालक को सबसे पहले सीखने के लिए तैयार करना, तत्पर करना। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से करना है, यानी कि आवश्यकताओं पर आधारित हो। तो देखिए उद्देश्य क्या है, पढ़ाई जाने वाली जो चीजें हैं बच्चों की उम्र और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है वो उम्र के हिसाब से हो और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हो। जैसे कि एक अमूर्त अवधारणा बालकों को सिखानी है कि 5 में से 2 गए तो कितने बचे। तो छोटे बच्चे इसको भी जो है बहुत मुश्किल होगा उनके लिए सीखना। लेकिन अगर हम क्या करें, आवश्यकता आधारित चीज़ों के आधार पर उनको सिखाए, जैसे कि उनके सामने 5 टॉफ़ी रख दे कि अगर आप 5 टॉफ़ी में से 2 अपने जो है मित्रों को दे देते हो, दोस्त को देते हो, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची। तो इस प्रकार से जो बालक है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यदि आपके पास 5 टॉफ़ियाँ है और आपने जो है 2 अपने दोस्त को दे दी है तो कितनी बची। इस प्रकार से अगर बालकों को सिखाते तो बालक क्या बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। परिणाम क्या निकल कर आता है कि यह बच्चे की रोजमर्रा की जरूरत है, जैसे कि खेल और चॉकलेट से जुड़ा है, इसलिए बच्चा इसे तुरंत सीख लेता है। तो बालकों को कैसे सिखाए, उसकी रोजमर्रा की जरूरत से जोड़कर सिखाए, उसकी उम्र के हिसाब से जो है विषय वस्तु ले। तो देखिए ये था हमारा हल के सिद्धांत का एक उदाहरण कि कैसे इसका शिक्षा में उपयोग करें। शैक्षिक अनुप्रयोग हम थर्ड देखेंगे कि क्या था, पुनर्बलन का प्रयोग। देखिए पुरस्कार और प्रशंसा कब करनी है, किस प्रकार से छात्रों को पुनर्बलन देना है, शाबाशी देनी है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले जो पुनर्बलन है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, उसका उद्देश्य क्या है, बालकों को देना। तो देखिए बच्चे के सही व्यवहार या उत्तर को तुरंत ही क्या करे, इनाम देकर उस आदत को पक्का करना। तो देखिए क्या करे, उसको इनाम दे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, शाबाशी दे, बच्चों से जो है क्लास में उसके लिए तालियां बजवाए। तो बच्चा क्या होगा, इससे प्रेरित होगा और उसकी जो आदत है वो पक्की हो जाएगी। आगे भी वो उसी व्यवहार को दोहराएगा, क्योंकि इस व्यवहार को करने से उसकी क्या हुई है, प्रशंसा हुई है। उदाहरण अगर हम देखें कक्षा में इसका, तो कक्षा में गणित का कठिन सवाल हल करने पर जब सोहन सही जवाब देता है तो शिक्षिका तुरंत कहती है, वाह बहुत बढ़िया सोहन, शाबाश, और पूरी कक्षा उसके लिए क्या बजाती है, ताली बजाती है। और ये जो शाबाशी देना है, ताली बजाना है, वो उसको क्या कर रहा है, प्रेरित करता है आगे भी इसी प्रकार का सही, अच्छा, उचित व्यवहार करने के लिए। तो बालकों की क्या करे, जब बालक उचित व्यवहार करे तो उसको जो है सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करे। लेकिन अगर बालक जो है अनुचित व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तब उसको जो है नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए। किस प्रकार से कि उसको रोका टोकी की जाए, डांटा जाए, धमकाया जाए, ताकि वो जो अनुचित व्यवहार है उसको छोड़ दे, उसको रोका जाए वहीं पर। तो देखिए सकारात्मक पुनर्बलन अच्छा व्यवहार करने पर और गलत व्यवहार करने पर क्या दिया जाए, नकारात्मक पुनर्बलन बालक को दिया जाए। आवश्यकताओं की संतुष्टि या फिर तनाव को कम करना। तो देखिए किस स्तर पर आकर किस प्रकार से बालक के जो है तनाव को कम करना है। शिक्षक को यह सिखाता है कि जब बच्चा पढ़ाई में अटक जाए या फिर तनाव में हो तो उसकी समस्या को दूर करके उसे मानसिक शांति देना। जैसे स्थिति क्या है कि रीता को अंग्रेजी का एक कठिन शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है
और वह घबराहट या तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर, किस स्थिति में है, घबराहट की स्थिति में तनाव उत्पन्न हो गया है, और शब्द क्या है, ब्यूटीफुल। तब शिक्षक क्या करे कि उस ब्यूटीफुल शब्द के टुकड़े करे और तोड़कर उसको समझाए, उसको पढ़ाए। परिणाम क्या निकल कर आएगा कि शिक्षक शब्द को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाना सिखाते हैं, तो सही पढ़ने पर क्या होगा, रीता का जो तनाव है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और रीता को क्या मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। तो किस प्रकार से जो है शिक्षक को सिखाता है ये सिद्धांत की तनाव को कम जो है समाप्त करना है, तनाव उत्पन्न हो गया है तो उसको जो है कैसे समाप्त करना है, किस स्थिति में जो है उसको समाप्त करना है, खत्म करना है, बालकों की सहायता किस प्रकार करनी है। हल का जो हल का सिद्धांत है इसको जो है शिक्षक एक टूल किट के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं ये हमने देख लिया है। फिर से एक छोटा सा जो है ग्राफ के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि छात्र की जो है स्थिति कैसी है, छात्र उदासीन है, रुचि नहीं लेता है, तो शिक्षक का लक्ष्य क्या है कि उसके अंदर क्या करे, जिज्ञासा पैदा करे, बेचैनी पैदा करना। हल का सिद्धांत क्या कहता है कि चालक उत्पन्न करना। और कक्षा का उदाहरण हमने पढ़ा था कि जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं शिक्षक वो क्या करते हैं, गेंद हवा में क्यों नहीं गई, इस प्रकार के जो है प्रश्न करके बालकों के सामने जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं, उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं सीखने के लिए। नई अवधारणा अगर बालक को कोई सिखानी है, छात्र किस स्थिति में है, नई अवधारणा सीखनी है उसको, तो विषय वस्तु को जो है जीवन से जोड़ना, यानी कि उसकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनसे जोड़ना। हल का सिद्धांत क्या कहता है कि आवश्यकता आधारित चीजें हो। जैसे हमने गणित का एक सिद्धांत देखा कि बालक को जो है 5 टॉफियां दी जाए, उनमें से आपने जो है 2 अपने मित्रों को दे दी तो आपके पास कितनी बची, इस प्रकार से पढ़ाया जाए। सही उत्तर देना, अगर छात्र सही उत्तर देता है तो क्या करना, व्यवहार को स्थायी बनाना। और किस प्रकार से व्यवहार को स्थायी बनाना, पुनर्बलन दे के, शाबाशी दे के, उसकी तारीफ करके पुनर्बलन देना और उसमें जो है आदत का निर्माण करना। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि सोहन की क्या की थी, जवाब सही देने पर शिक्षिका ने जो है शाबाशी दी, प्रशंसा दी और ताली बजवाई सभी बच्चों से। अगर कठिनाई उत्पन्न हो गई है, घबराहट उत्पन्न हो रखा है, तनाव में है कोई बालक, तब क्या करे कि मानसिक शांति उसको प्रदान करे। प्रणोदन न्यूनता, जैसे कि हमने सिद्धांत में पढ़ा, रीता एक लड़की थी जो एक शब्द पर अटक गई थी तो उसको शब्द को तोड़कर सिखाए। तोड़कर सीखने से जो है बालक जल्दी सीख जाते हैं। किसी भी कठिन शब्द को अगर शिक्षक तोड़कर सिखाता है तो बालक जो है आसानी से सीख लेते हैं। तो देखिए ये था हमारा क्लार्क एल हल का जो है पुनर्बलन का सिद्धांत। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।